पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की मोस्टली जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका मुख्य स्रोत है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। ये राजनीति पर आधारित है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसी से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की पूरी मुख्य स्रोत जो है माना जाता है चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है इसको। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र में क्या है इसको जानते हैं। तो यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें चक्रवर्ती राज्य एवं राजा का उल्लेख है। व्यापक कर प्रणाली, गुप्तचर शासन, आर्थिक सामाजिक विषय पर विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, अतः राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो। इस तरह कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की बहु व्यवधारणा प्रस्तुत की है इस अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने लिखा कि सेना में सभी वर्ण के लोगों को शामिल करना चाहिए। इस तरह कौटिल्य राज्य हित पर बल देते हैं और शासन काल में वर्ण भेद को अस्वीकार करते हैं, यानी वर्ण भेद स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसको राजा को निर्देशन दिया गया है इस अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने राज्य के 7 हेलोजन किचन में अंगों की चर्चा करते हुए राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में 18 तीर्थ और 26 अध्यायों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के तहत विदेश नीति की चर्चा की और बताया कि पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु होता है। इस तरह कौटिल्य यथार्थवादी राजनीतिक विचार की कोटि में आता है। इसे भारत का मैकियावेली कहा गया है। अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक का नाम नहीं मिलता है, तो इसी तरह नगर प्रशासन परिषद और सैन्य प्रशासक परिषद की समितियों का उल्लेख भी नहीं मिलता है। अगला है मेगास्थनीज की इंडिका। सबसे पहले मोस्टली जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अर्थशास्त्र से, जो कि कौटिल्य ने लिखा। दूसरी जानकारी जो मेगास्थनीज की एक इंडिका पुस्तक है, इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो मेगास्थनीज की इंडिका भी देखते हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारत की भौगोलिक स्थिति, नगर प्रशासन, परिषद, सैनिक प्रशासन और परिषद और उनकी समितियों तथा पाटलिपुत्र नगर का व्यापक वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ मार्ग का उल्लेख किया जो लगभग 1300 मील लंबा था और तक्षशिला में ताम्रलिप्ति यानी बंगाल तक जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग हेराक्लीज जो विष्णु कहलाते थे और डियानिसस जो शिव की उपासना करते थे। ये हेराक्लीज जो विष्णु की उपासना करते थे और ये डियानिगस जो शिव की उपासना करते थे, ये लोग भारत में हैं। मेगास्थनीज ने लिखा कि नगर का अधिकारी एस्टिनोमोई कहलाता था। अब ये जो मेगास्थनीज की इंडिका है यह अपने मूल रूप में जो उसने लिखा था वो नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि परिवर्ती काल के लेखकों एरियन एवं प्लूटार्क के विवरण पर आधारित पुस्तिका जो मिली है वो मिली है, जो कि उसने जो लिखी थी वो नहीं मिली है। स्थानीय के विवरण में कुछ बातें भ्रामक मिलती हैं, अर्थात सत्य नहीं है जो निम्नलिखित हैं। ये कुछ बातें हैं जो भ्रामक मिलती हैं। जैसे भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद में बटा हुआ था, जिसमें किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थे। उसने लिखा है कि भारतीय जो थे लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थे और इसमें अकाल नहीं पड़ा था, जबकि अर्थशास्त्र में या हिस्ट्री के आधार पर देखा जाए तो भारत में अकाल पड़ता था, लेकिन इसने लिखा है भारत में अकाल नहीं पड़ता था। भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा थी, तो ये जानकारी जो है भ्रामक है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, इसलिए सत्य नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के सहगौरा, गोरखपुर और महास्थान बंगाल के अभिलेख में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दिए जाने का उल्लेख है। इसमें ये जो सहगौरा और गोरखपुर महास्थल बंगाल के अभिलेख हैं, इसमें लिखा गया है कि अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती है। इसी तरह उसके आगमन के पूर्व ही सिकंदर के साथ आए हुए यात्री निर्याकस ने लिखा कि भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित थे और इसने लिखा कि परिचित नहीं थे, तो ये जानकारी भ्रामक है। अगला है इसके पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक स्रोत ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत, जिसमें अर्थशास्त्र और इंडिका जो कि मेगास्थनीज की और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का, वो जानकारी हो गई साहित्यिक। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख हैं जिनसे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। अशोक के कितने अभिलेख हैं? एक है बृहत अभिलेख और कुछ है लघु अभिलेख, कुछ है स्तंभ लेख और कुछ गुफाओं में भी जानकारी मिलती है।
तो बृहत अभिलेखों की अगर हम बात करें तो बृहत अभिलेखों में लेख राज की घोषणाओं का उल्लेख है। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें, उसकी पर्सनल बातें हैं जो वो लघु शिलालेखों में हैं। स्तंभ लेख जितने भी हैं इसमें राजकीय नीति और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातें लिखी गई हैं स्तंभ लेख में। गुफाओं की हम बात करें तो गुफाओं में बार पहाड़ियों पर गुफाएं बनवाई और उन्हें आजीवक सन्यासियों को दान में दे दिया। ये गुफाओं पर कुछ स्रोत लिखे गए हैं, इसके मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के। रहा है बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेखों में कौन कौन आते हैं तो इनकी संख्या 14 है और यह 8 स्थानों से मिली हैं। ये बृहत शिलालेख जो हैं अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि में अंकित देवनामप्रिय उपाधि की पहचान अशोक से की। अब निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं अभिलेख जहाँ पर नाम इसका अशोक मिलता है। मासकी में, नेट्टूर में, उड़गोलग में और गुर्जरा में। गुर्जरा अभिलेख में, मासकी अभिलेख में, नेट्टूर अभिलेख में और उड़गोलग में। ठीक है, उड़गोलग में यहाँ पर जो है इसका अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के अलावा मौर्य शासक दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी। तो साथ ही श्रीलंका का शासक जो तिस्स भी था इसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी। अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाने की परंपरा ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम जो था इससे प्राप्त की थी और अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसके अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। 14 बृहत शिलालेख कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख जो है शिलालेख, इसमें प्रथम अभिलेख में पशु बल की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे अभिलेख में जो है मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की स्थापना का उल्लेख है। इस अभिलेख में अशोक ने अपने सीमावर्ती राज्यों चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, श्रीलंका इसकी चर्चा की है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। चौथे अभिलेख में ब्राह्मणों और श्रमण साधु के सम्मान की बात की गई है। पांचवें शिलालेख में धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। धम्म महापात्र जो हैं उनकी नियुक्तियों का उल्लेख है। छठवें शिलालेख में लिखा गया कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है, प्रत्येक समय चाहे मैं भोजन करता रहूं, शयन कक्ष में रहूं, उड़ान में रहूं, मेरे प्रतिवेदक प्रजा के संबंध में मुझसे मिलकर सूचनाएं दे सकते हैं। ये छठा अभिलेख। सातवें अभिलेख में है 7वें और 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता उदारता का उल्लेख मिलता है। 8वें अभिलेख में लिखा है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया और वह धम्म यात्रा करता है। 9वें अभिलेख में मांगलिक कार्यों जैसे जन्मोत्सव, विवाह जैसे सामाजिक समारोहों पर होने वाले अपव्यय की निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में यश एवं कीर्ति की परवाह किए बगैर कार्य करने पर बल दिया गया है। अगला है 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में ब्राह्मणों, श्रमणाओं और बड़ों का सम्मान करने की बात कही गई है। 12वां शिलालेख जो है महापात्र स्त्री अध्यक्ष जो थे इतझिक महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। स्त्री अध्यक्ष नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है नियुक्ति की। 13वां शिलालेख सबसे लंबा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 13वां अभिलेख में किसका उल्लेख है तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें 5 विदेशी राज्य और उनके शासकों का वर्णन है। साथ ही चोल, पांड्य राज्य का उल्लेख है। इसमें अशोक ने 8 जातियों जनजातियों को अनुशासन में रहने की चेतावनी दी है और ऐसा ना करने पर उन्हें दंडित करने की बात की। इसी में अशोक ने हृदय परिवर्तन की बात की है। एक और अभिलेख है धौली और जौगढ़ में स्थित लेख। इसमें लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। और एक रुक्मिनदेही अभिलेख, यह नेपाल की तराई में लुम्बिनी में स्थित है। इसमें भी लिखा गया है कि अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया और वहां धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भू राजस्व भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इससे मौर्यकालीन कर प्रणाली का पता चलता है। एक निगाली सागर अभिलेख मिलता है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कुछ वर्ष पश्चात यहाँ की यात्रा की और कनक मुनि के स्तूप का आकार दोगुना करवाया। एक कौशाम्बी रानी का अभिलेख मिलता है। इसमें अशोक ने बौद्ध
डालने वालों को चेतावनी रानी कारोबाकी एवं उसके पुत्र तीवर की चर्चा की है। एक भापरू अभिलेख बैराट अभिलेख मिलता है। इसमें अशोक ने लिखा कि मैं बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास रखता हूँ। इस तरह इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इससे ही पता चलता है। एक बारबर पहाड़ी गुफा अभिलेख है, ये बिहार में है। बारबर पहाड़ी पर अशोक ने सुदामा एवं कर्ण चौपार नामक गुफाओं का निर्माण करवाया और उसे आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया था। अशोक के स्तंभ पर एक विवाद भी है कि अशोक के स्तंभ के संदर्भ में कहा गया है कि स्तंभ ईरानी कला की नकल है और स्तंभ पर की गई पॉलिश की परंपरा ईरान से ली गई है। इस तरह स्तंभ निर्माण में मौर्य की कोई मौलिकता नहीं है, किंतु यह मत तार्किक नहीं है। वैसे तो ईरानी और मौर्यकालीन स्तंभों में स्वरूपगत अंतर दिखाई पड़ता है जो कि निम्नलिखित है। आगे देखते हैं। भारत में चमक पैदा करने वाली पद्धति पहले से ही मौजूद थी, जिसका उल्लेख आप स्तंभ सूत्र में देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में काले पॉलिशदार मृतभांड मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि चमक लाने की पद्धति भारत में बहुत पहले से मौजूद थी। इस तरह मौर्यकालीन स्तंभ भारतीय स्तंभ कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें ईरानी या विदेशी कला की नकल कहना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं अशोक का धम्म। अशोक का धम्म एक संस्कृत शब्द है। अशोक का धम्म एक संस्कृत शब्द है। प्राकृत धम्म मानवीय मूल्य है। अब जो अशोक का धम्म है यह कुछ इस प्रकार से है। अपानिसेव बहुज्ञाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे च। अपासिनेव इसका मतलब होता है पाप रहित होना, बहुज्ञाने बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, दयादाने दयादान करना, सचे सत्य बोलना, सोचये सुचिता पवित्रता, माधवे मृदुता होना, साधवे च साधुता लोग आदि से दूर रहना। ये बोल रहा है साधुता। साधु और साधु दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें लिखा है साधुता लोग आदि से दूर। अब ये धम्म दो प्रकार के पक्षों में बटा हुआ है। एक होता है विधेयात्मक पक्ष, एक होता है निषेधात्मक पक्ष। विधेयात्मक पक्ष जो होता है वो स्वीकार करने वाला पक्ष होता है। निषेधात्मक पक्ष होता है जिसको त्याग करना या निषेध करना, ये इसमें आता है। तो स्वीकार करने वाले पक्ष कौन कौन से होता है? दया, दान, सहनशीलता, मृदुता, प्रेम, ये सब स्वीकार करने वाले पक्ष हैं इसमें धम्म में। निषेध करने वाली बात कौन कौन सी है? क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, प्रचंडता, निष्ठुरता, ये सब निषेध करने वाले मूल्य हैं। जानते हैं अशोक के साम्राज्य के बारे में। इसका साम्राज्य बहुत विशाल था। बहुभाषी संस्कृत के लोग थे। इनको नियंत्रित करने के लिए दो विकल्प हैं। एक तलवार के बल पर, यह तार्किक नहीं था। एक सृजनात्मक नीति द्वारा, धम्म नीति का प्रतिपादन करके। तो इसने कौन सा नीति का प्रतिपादन किया? तो धम्म नीति का प्रतिपादन इसने किया था, सम्राट अशोक ने। धम्म का उद्देश्य क्या था? एक विशाल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली बहुभाषाभाषी धर्म जाति की संख्या को एक सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। इस तरह धम्म शासकीय आवश्यकता से प्रेरित था। अब इसके जो मूल तत्व हैं धम्म के, ये कौन कौन से हैं? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म के मूल तत्वों की चर्चा करते हुए कहा है कि अपासनेव बहुज्ञाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे च। दूसरा मूल तत्व है, यह मूल तत्व निम्नलिखित हैं, जिनमें से पाप रहित होना, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, जीवों के प्रति दया करना और दान देना, अपने विचारों और कर्म में पवित्रता रखना, सत्य बोलना और बड़ों का सम्मान करना, सहनशीलता, उदारता, मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब थोड़ा सा खर्च करना या बचत करना, ये होता है। अशोक ने इन तत्वों को ग्रहण करने के साथ साथ क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता, प्रचंडता जैसे मानवीय विकारों को त्याग करने की बात की है। इन मूल्यों को त्याग करना चाहिए, ये कहा गया। अब जानते हैं धम्म का स्वरूप क्या होता है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म कोई धर्म नहीं है। वस्तुतः इसमें कोई पवित्र स्थान, पवित्र पुस्तक और पुरोहित वर्ग की अवधारणा भी नहीं है जो किसी धर्म के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। यह तो विभिन्न धर्मों में कही गई मानवीय और नैतिक बातों का सार संग्रह है। यह सामाजिक आचार संहिता है जिसमें मानव के कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों को उद्घाटित किया गया है। इसी तरह धम्म लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें मोक्ष या मृत्यु के बाद सुख की कल्पना नहीं की गई है। इस दृष्टि से इसका स्वरूप लौकिक दिखाई देता है। धम्म में बौद्ध धर्म का प्रतिरूप भी नहीं है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के मूल्य जो हैं, सिद्धांत जैसे 4 आर्य सत्य हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गए, निर्वाण का उल्लेख भी इसमें कुछ भी नहीं है।
इसका प्रसार क्या है? तो अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी और विभिन्न क्षेत्रों में धम्मदूत भेजे। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो साथ ही धम्म नीति के तहत अभिलेखों पर विभिन्न लेख अंकित कर प्रजा को धम्म नीति अपनाने को प्रेरित किया था। यह था अशोक का साम्राज्य। अभी मौर्ययुगीन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मौर्ययुगीन विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो मौर्य शासन एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। मौर्य शासकों ने देवी पद का दावा नहीं किया और एक केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की। कौटिल्य ने एक राजा के गुण बताते हुए कहा कि उसे उच्च कुल का होना चाहिए, उसमें शक्ति एवं बुद्धि तथा दृढ़ता का गुण शामिल होना चाहिए, क्योंकि राजा के गुणों को उसकी प्रजा धारण करती है। कौटिल्य ने ही लिखा है कि जिस तरह एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी तरह राज्य केवल राजा से नहीं चल सकता। राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी मंत्री परिषद नियुक्ति करनी चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक छोटी आंतरिक परिषद होनी चाहिए। मौर्य शासन में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। इसमें प्रमुख थे समाहर्ता, जो कि राजस्व वित्त मंत्री थे, सन्निधाता कोषाध्यक्ष थे, कर्मांतिक उद्योग कारखानों का प्रमुख मंत्री होता था। अध्यक्ष जो थे ये सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, पौतवाध्यक्ष ये मापतोल का अध्यक्ष होता था, परिणयाध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, आकाराध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल विभाग का, जो टकसाल होते हैं पैसे रुपए पैसे ढालने वाला टकसाल, इनका अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष ये चारागाह का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष ये कटाई बुनाई जो होती थी उसका अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने वाला अध्यक्ष होता था। अब दीवानी और अदालतों को धर्मस्त्री कहा जाता था तथा फौजदारी अदालतों को कंठक शोधन कहा गया है। न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहते थे। न्यायिक व्यवस्था में मृत्युदंड प्रचलित था, तो साथ ही सजा पाए व्यक्ति को पुनः अपील करने का अधिकार भी था। गुप्तचर विभाग का एक महामात्स्यस कहते थे। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। घूम घूम कर कार्य करने वाले गुप्तचर संचरा तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले संस्था कहलाते थे। मौर्य काल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और राज्य सिंचाई पर विशेष बल देता था। कृत्रिम सिंचाई साधनों से सिंचित भूमि आवेदन मात्र कहलाती थी, जिसे सर्वोत्तम माना जाता था, जबकि वर्षाहीन भूमि देव मात्र कहलाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के प्रमुख पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जिससे सिंचाई की जाती थी। अब जो राज की भूमि थी वह सीता कहलाती थी। मौर्य काल में सोने के सिक्के निष्क या सुवर्ण कहलाते थे, जबकि चांदी के पड़ या कसारपण तथा तांबे के माशक कहलाते थे। मेगास्थनीज शहर के प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्टिनमोई का उल्लेख किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहा है, जिसका कार सड़क निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य था। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया जाता था। महिलाओं को गुप्तचर एवं अंगरक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाता था। समाज में विधवा विवाह की अनुमति थी। स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक का अधिकार था। आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था। वस्तुतः राजधानी में काष्ठ लकड़ी से निर्मित भवन थे, अतः नगर प्रशासक का मुख्य कार्य नगरों को आग से बचाना था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की। अभी पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कड़म वंश, उसके बाद चेदिया, महामेघ वाहन वंश, उसके बाद सातवाहन वंश और उसके बाद संगम काल पढ़ेंगे। चलिए साथियों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक कर देना। धन्यवाद।